ये पानी इतने रुक हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन। आप सभी का अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर स्वागत करती हूं। कैसे हैं बच्चों आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप? मेरी थोड़ी तबीयत का भी इशू चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है फिलहाल में। देखिए, एक पॉइंट बहुत अच्छी लिखी है सामने, आप लोगों को मैं बता दूं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। ध्यान से पढ़ो बच्चों। सर ज्योग्राफी में अफ्रीका रहता है। हाँ, अफ्रीका रह रहा है, उसे मैं करा दूंगा किस दिन टाइम मिलेगा तो। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। ये एक छोटी सी लाइन है जो आप सभी को एक मोटिवेशनल मिलेगा यहाँ से। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो नेशनल इनकम रहेगा। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो नेशनल इनकम रहेगा। मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका रह गया हो, आपका नहीं हो पाया हो किसी कारणवश, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे ये बोल सकते हैं कि सर हमारा ये वाला टॉपिक रह गया है, आप इन्हें करवा दीजिएगा, तो मैं आपका वो टॉपिक भी करा दूंगा। अगर मान लो कोई टॉपिक बाई चांस अगर आपको लग रहा है सर जीडीपी एनपी ये तो मैं कराने वाला हूँ, कोई और टॉपिक अगर आपका रह गया, आपको लगता हो कि ये टॉपिक आपके रह गया, तो प्लीज आप बोलिएगा जरूर। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपकी कराने वाला हूँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है, सबसे पहले आप ये सुनिएगा। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, भाई नेशनल इनकम क्या कहलाती है, आपसे वो ये कहना चाह रहा। भाई आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम कहते किसे हैं, क्या होती है नेशनल इनकम। बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब पहले तो आप ये बताओ कि अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, जरा मुझे बताओ बच्चों। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग अभी भी नहीं बता रहे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने लिखा था यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट तथा प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं और यही आपकी कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सर ये तो आप लोगों ने बता दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा भी दिया था। एक फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी बेटा, जिसका नाम था ट्रिपल पी। ट्रिपल पी बोले तो इसकी फुल फॉर्म बताना एक बार जरा। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म लिखना बेटा एक बार, रविंद्र धवन, जरा क्या होती है। अगर मैं ट्रिपल पी की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ये होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होती है, अगर आपको ना पता हो तो आप जरूर लिख लीजिएगा इसे। सर ये होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बच्चों, जिस देश में प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है उस देश में ये ध्यान रखना गवर्नमेंट जो फैक्ट्री होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब एक बच्चे को सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, इसके बाद एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर ये बताओ सबसे पहले कि ये वैश्वीकरण क्या होता है ना। ये वैश्वीकरण क्या होता है, तो ये भी मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए बच्चों, मैंने आपको एलपीजी की फुल फॉर्म लिखवाई थी। मैंने आपको एलपीजी की फुल फॉर्म लिखवाई थी।
और ये एलपीजी होता क्या है? एलपीजी, कई बच्चे कहते हैं सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, नहीं, ये एलपीजी होती है बेटा लिबरलाइजेशन, प्रोविटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन। और ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। लेकिन ये वैश्वीकरण है क्या, समझना अब हमको ये है, वैश्वीकरण है क्या, हमें ये समझना है। सबसे पहले आपने पढ़ा सर ये नेशनल इनकम क्या है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का जो मौद्रिक राष्ट्रीय मूल्य है वो आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। पहले तो आप ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात, आपकी स्क्रीन पर मैं क्या लेकर आ रहा हूं वो है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ो। राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेश में उत्पादन या सेवाओं प्रदान करें तो उसे भी शामिल किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों? अगला, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। पहले आपके सामने मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, मैंने आपके सामने 3 पॉइंट लिखे हैं। क्या आप ये तीनों पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? भाई मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं नेशनल इनकम को लेकर, आप लोग इन्हें, चाहे आप ये वाला पॉइंट समझो या ना समझो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप इस वाले पॉइंट को पढ़ो या ना पढ़ो, ये हमने हटा दिया। लेकिन बस मुझे ये बता दो, ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए ना हुए? ये जो 2 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यही तुम्हारे लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है, आप मुझे ये बताओ, क्या इंडिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाके जॉब कर रहा है? क्या इंडिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाकर जॉब कर रहे हैं? बोलो यस या नो। अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर इंडिया के लोग विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं तो ये भी पक्का कंफर्म वाली बात हो गई कि विदेशी लोग भी इंडिया में जॉब कर रहे होंगे। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहने लगूं भाई आप लोगों ने टोटल कमाए 1 साल के अंदर 100 रुपए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा और वो छोटा सा एग्जांपल आपको इस तरीके से कुछ समझना होगा। आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा। आपने कुल मिलाकर 1000 रुपए कमाए। कितने? 1000 रुपए 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन हुआ क्या, तुम्हारा एक बेटा क्या था जो अमेरिका में जॉब कर रहा है, वो कमा रहा 300 रुपए। तुम्हारी फैमिली ने कितने रुपए कमाए इंडिया में रहते हुए? तुमने कमाए 1000 रुपए। तुम्हारा एक बेटा जो अमेरिका रह रहा है उसने कमाए 300 रुपए। लेकिन तुमने अपने घर में एक नौकर रखा हुआ है, उस नौकर ने बेटा आपको आपने जो नौकर को सैलरी दी वो दी 100 रुपए। वो कितनी दी? 100 रुपए। तो अब बच्चों ये बताओ, ये जो 300 रुपए इनमें से 100 रुपए कम करूंगा तो कितने आ जाएंगे बच्चों? अब ये बताओ भाई, आपके घर की जो आपने जो घर में पैसे कमाए, दादा ने, दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, चाहे वो एग्रीकल्चर से कमाए हो या कुछ भी कमाए हो, लेकिन बच्चों वो आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम थी वो 1000 रुपए थी। लेकिन आपके एक बड़े भाई हैं जो अमेरिका में जाके जॉब करते हैं, उन्होंने कमाए 300 रुपए। अब ये मत कहना 300 कमाएगा, इसे आप चाहे 3 लाख करो, 3 करोड़ करो, फिर इसको भी इतने बढ़ा लेना, 10 करोड़ 10 लाख, तुम्हारी मर्जी है। उसी तरीके से एक बाहर का व्यक्ति है, उसे आपने दिए 100 रुपए। तो 300 में से 100 रुपए अगर आपने निकाला तो 200 रुपए आपकी इनकम हो गई। 200 रुपए आपकी इनकम होगी। 200 रुपए आपकी फैमिली की 1200 1000 रुपए आपकी फैमिली की इनकम है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फैमिली की जो इनकम होगी वो 1200 रुपए हो गई। टोटल फैमिली की जो इनकम होगी वो क्या होगी बच्चों? वो टोटल फैमिली की इनकम होगी 1200 रुपए। ये वाली लाइन समझ में ही नहीं आई? यही आपको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो पीछे वाली डेफिनेशन को बहुत प्यारे रूप में समझ जाओगे। भाई आपकी फैमिली ने कितने रुपए कमाए थे? सर 1000 रुपए। भैया कितने रुपए कमा के लाए? 300 रुपए। नौकर को कितने दिए? 100 रुपए। ये नौकर जो था ये विदेश, मैंने नौकर इसलिए लिखा ये विदेश का है, मैंने ही लिखा विदेशी है कोई व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर रहकर नौकरी कर रहा है, आपने उसे 100 रुपए दिए। लेकिन आप भी किसी विदेश में जाके नौकरी करके आए हो, लेकिन आप कुछ ज्यादा पढ़ा लिखे हो, आप 300 रुपए कमा के लाए हो। अभी 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं और वो पॉइंट ये कह रहा है बच्चों, अब आप इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। नहीं, अभी क्लास और भी कहलाती है। सर नौकर नहीं बोलना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा है सर नौकर नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बात खुश कर रहा हूं। आप कह रहे हो नौकर नहीं बोलना चाहिए। हम जो विदेश में गए थे हम भी तो नौकरी करने गए थे। अब चाहे फिर वो हम इंजीनियर बने हो या कोई वकील बने हो, कुछ भी हो, है तो नौकरी। अब बेटा मैं टीचर हूं लेकिन कर तो मैं भी नौकरी रहा हूं ना।
ये भी तो नौकरी है यार एक तरीके से। चलिए, तो आप इसे दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीकांत बाबू। नहीं, अभी लास्ट क्लास नहीं, अभी कई सारी और क्लास चलेंगे, अभी 3-4 क्लास हो रहे हैं इकोनॉमिक्स की। अब से आगे जो भी होंगी आपकी रिवीजन क्लास होंगी। तो बच्चों ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेशनल इनकम वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद जब आपका ये क्लियर हो गया श्रीकांत भैया, तो मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। आगे लेके चलने के बाद एक और आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बच्चों ये क्या है? अगर मैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करूं तो बच्चों मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं। देखो यहां पे मैं 3-4 ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा, आप सब लिखिएगा जरा। सबसे पहले आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले लिखूंगा प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले लिखूंगा प्लानिंग कमीशन। आप खुद बताइएगा प्लानिंग कमीशन कब बनी? आप बताओ जरा, देख के आराम से सोच के बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्लास में होगी। मेरे पास ब्लड की रिपोर्ट नहीं है अभी। बच्चों 1 मिनट रुकना भी जरा। चलिए बच्चों, ये मैं 5 फुल फॉर्म आपको बतानी होगी, जिसमें पहली आपकी प्लानिंग कमीशन, एक है इसके बाद सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और एक है आपकी एनडीसी। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन से आपके पेपर में सवाल आते हैं, है ना? तीनों से ही आपके पेपर में सवाल आते हैं। इन्हें तीनों को मैं हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसको बोलते हैं योजना आयोग। इसे बोलते हैं बच्चों योजना आयोग। इसे बोलते हैं बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसे बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया था, मैं आपको बता दूं, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो योजना आयोग बना 1950 में। कब बना? 1950 में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये 1950 में तो बना, लेकिन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनने के बाद खत्म हुई हो। और बच्चों आप ये बताओ, ये खत्म कब हुई थी बच्चों? बोलो भैया। शशांक मिश्रा, कौन सी बुक ऑर्डर की थी आपने कौन सी बुक ऑर्डर की है बताओ जरा मुझे। मैं क्लास के बाद इन बातों को करूं कि आपने कौन सी बुक ऑर्डर की है। आप जरा मुझे बाद में अपना मैसेज बता दीजिएगा, ऑर्डर आईडी मैं चेक करवा लूंगा, लेकिन अभी नहीं। एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे खत्म किया गया हो सर, कब? जब जिस समय हमारे देश में बीजेपी पार्टी आज भी एट प्रेजेंट है, उसे 2015 में खत्म कर देती है, और एक भारत में नया आयोग चलता है बच्चों, जिसका नाम था नीति आयोग। यानी कि हमारे भारत में एक आयोग खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर दूसरा आयोग बना। अब आता है सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी बच्चों? 1951 में। अब आप कहोगे सर इन तीनों का काम क्या है, तो काम भी सुन लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। तो ये पॉइंट आप तीनों पहले लिख लीजिएगा कि सीएसओ की स्थापना कब हुई है, प्लानिंग कमीशन कब बना है, एनडीसी कब बना है ना? इसकी फुल फॉर्म होती है वैसे नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, इसकी होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी होती है योजना आयोग बोलते हैं बस इसको, तो या फिर प्लानिंग कमीशन आप कह सकते हो। अब साथ ही आपको ये बता दूं इनका काम क्या होता है। सवाल पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे खत्म किया गया है।
नहीं रे सर ये वो नहीं है बेटा, वो दूसरी सीएस है ना, वो सीएस होती है, बताऊंगा उसके बारे में। देखिए सवाल ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी और खत्म हो गई, तो ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी और खत्म हो गई। इसका इसका और इसका काम क्या होता है, अब बात यहां की रुकती है। सर इन तीनों का काम क्या होता है? सर अगर मैं काम की बात करूं तो योजना आयोग का काम होता है हमारे देश के लिए 5 ईयर प्लान बनाना। बच्चों ये बात ध्यान रखना, इसका क्या काम होता है? अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो इसका वर्क होता है 5 ईयर प्लान बनाना। 5 ईयर प्लान बनाना ये इसका काम होता है, ठीक है बच्चों। और फिर अगर मैं इसकी बात करूं एनडीसी का काम क्या होता है, तो एनडीसी का काम होता है जो 5 ईयर प्लान बने हैं उन्हें सर्टिफाई करना, उन्हें प्रमाणित करना वो सही है या गलत है। लेकिन बात यह आती है सर सीएसओ का क्या काम होता है? अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं सर सीएसओ का काम क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या होता है? आपने पॉइंट नोट कर लिए? अभी आपने देखा डॉक्टर की कॉल आई कि आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गया, तो हम बोले उसे अभी मेरे पास नहीं आई है, आप मुझे व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। तो मजबूरी है दोस्त, वो भी देखना होता है, आप भी दोस्त देखने हैं, आपका पेपर है। तो ये बताओ तीनों आपने नोट कर लिए पहले? ये नोट है किरण कुमारी, रंजना गुप्ता, रेसर मनोज। चलो अब बात यहां आते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो सीएसओ करता है। बात समझ में आ गई? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो सीएसओ के द्वारा की जाती है, और इसकी स्थापना हुई थी बेटा मई 1951 में। कब हुई थी? मई 1951 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? सर नई दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। आज आपने दो चीज पढ़ी, एक तो ये कि नेशनल इनकम क्या होती है। नमस्ते भैया, नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आप थोड़ी सी लेट हो गई हो 17-18 मिनट, बहुत अच्छा एक टॉपिक पढ़ा है, उसको एक बार प्लीज रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना था कि नेशनल इनकम होती क्या है। आज आपको बहुत अच्छे रूप में बताया है कि भैया नेशनल इनकम किसे कहा जाता है, और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके से फिर भूल जाओगे। तो पहले तो आपने नेशनल इनकम पढ़ ली कि नेशनल इनकम किसको बोला जाता है, पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद में अब हमारे देश में जो नेशनल इनकम निकाली जाती है उसके लिए डिपार्टमेंट बताइए कौन सा है, तो वो कौन सा बेटा? नेशनल इनकम सीएसओ इन द इंडिया इज द कैलकुलेट बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। या डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, वैसे इसे ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये बना कब था? ये बना था 26 मई 1951 को, और ये है कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, ठीक है भैया। चलो अगला देखिए, अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूं तो पॉइंट ये कहता है बच्चों, ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। वो सवाल क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनना। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से और 31 मार्च पर आधारित होते हैं। जिसे कहते हैं ना क्लोजिंग ईयर चल रहा है, वो क्लोजिंग ईयर बेटा कब से कब तक होता है? वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। जैसे मान लो कोई भी आप साल ले लो, मान लो 2022 की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से मैं बात करूंगा 31 मार्च 2023 तक के। ये जो एक पूरा ईयर होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों? एक फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इसी ईयर को हम लोग बोलते हैं बेटा वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। सर कौन से सेक्टर से लिया गया है? अब कौन से सेक्टर से क्या लिया, ये क्या पूछ रहे हैं ये मुझे बताओ शशांक भैया। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्राइमरी, ओके। अब आ जाओ जरा, अब सेक्टर वाली बात आपने की है तो मैं सेक्टर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मैं जानता हूं कि आप कहां तक चलोगे। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, टेरिटरी सेक्टर कौन सा होता है, आप चिंता मत करिएगा। अब जरा मैं आपके सामने आ रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सवाल क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। अगर नेशनल इनकम निकाली जाती है तो हमें अपने 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना होता है, जिसमें एक होता है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई? कुछ बच्चे तो जानते होंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि प्राइमरी सेक्टर कहते हैं किसको है। उसको तो ये भी नहीं पता सेकेंडरी सेक्टर कौन है।
और टेरिटरी सेक्टर क्या होता है नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा आज, परेशान काहे हो। पहले आप एक बार इसे नोट करो जरा, ऐसी डायग्राम बना के नोट करो। पहले से नोट करो भैया एक बार। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, यानी कि अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय आय की गणना को करने के लिए, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। अब प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सा होता है पहले आप ये देखिएगा। वैसे प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करूं तो मैंने आपको बताया था लगभग एग्रीकल्चर, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, एग्रीकल्चर दे सकते हैं, खनन दे सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन फिर भी प्राइमरी सेक्टर में किनका प्रयोग किया जाता है अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, इनका हम जो प्रयोग करेंगे वो आपका आ जाएगा किसमें बेटा, प्राइमरी सेक्टर। और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्टर का 1-2 एग्जाम्पल दीजिएगा, तो सिर्फ आप एक ही एग्जाम्पल देंगे, एक तो एग्रीकल्चर, एक तो क्या देंगे एग्रीकल्चर, और दूसरा देंगे एनिमल हस्बेंड्री। बस ये 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, कृषि और पशुपालन। और बच्चों जहां कृषि और पशुपालन होता है वो क्या कहलाता है, कृषि और पशुपालन करना क्या कहलाता है भाई, कृषि और पशुपालन करना क्या होगा, हद होगी यार, कल ही तो पढ़ाए थे आपको, परसों सॉरी भाई। अगर मैंने कहीं एग्रीकल्चर और मेरे प्यारे बच्चों देखिए इन दोनों को अगर मैं ये कर देता हूं, मिक्स कर देता हूं, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो बेटा ये कहलाती है मिक्स एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग आप इसे कह सकते हैं, मिक्स एग्रीकल्चर इसे आप कह सकते हैं। यानी कि इस दोनों को अगर आप एक साथ मिला दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा मिक्स एग्रीकल्चर। देखिए मैं नॉर्मली एक बच्चे से ये पूछ रहा था कि भैया ये मिक्स एग्रीकल्चर क्या होती है, तो आंसर आया कि आलू के साथ अगर आप टमाटर बो रहे हो तो वो मिक्स एग्रीकल्चर कहलाएगा, नहीं है ना। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सर मैंने तो A1 वीक से क्लास नहीं ली, क्यों बेटा क्या हुआ आपको, आपने क्यों क्लास नहीं ली 1 वीक से बताइएगा। और ऐसा मत किया करो कि आप 1 वीक के लिए छुट्टी पड़ जाते हो बेटा, कारण है अगर आज आपका कोई टॉपिक छूट गया तो वो आपको कल समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने कई बच्चों से पूछने की कोशिश की है कि मिक्स एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, तो बहुत बच्चों का जवाब ये आता है ओ सॉरी गुड़िया, ध्यान रखो अपना, ये अटैक कैसे आ गया आपको, आपको या किसी और को आ गया गुड़िया, सो सॉरी गुड़िया, हमें पता नहीं था, अपना ध्यान रखो। और मेरी प्यारी बहन प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के समय में डिजीज तो बहुत सारी हैं, डेंगू ऐसा खतरनाक चला हुआ है बहुत ज़्यादा। पदम लोचन कह रहे हैं जी मेरी पहली क्लास है, बताओ पहली क्लास आपको कैसी लगी अभी तक, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो पहली क्लास आपको कैसी लगी अभी तक। कोई बात नहीं गुड़िया, अपना आप ध्यान रखिए आगे से, है ना। जो मैंने अभी आज मेरी पहली क्लास में बच्चे आए हैं, तो मुझे ये बताओ जो मैं अभी आपको नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो बेटा मैं चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको वन लाइनर कराऊं, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके कराता हूं, है ना, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्यारी रचना बहन अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सेकेंडरी सेक्टर में हमने किन किन को रखा है। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो इनमें हमने किसको रखा है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ, आपको मैं बता दूं जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की लगभग 80% जो आबादी थी, मतलब पॉपुलेशन थी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। किसके ऊपर डिपेंड थी, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर।
लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री वाला पॉइंट आया है वो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में आया है। अब अगर मैं बात करूं भाई, ये सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि लोह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक आदि, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए, अच्छा मेरे साथ पढ़ते तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है, ओके, क्योंकि मैं डांटता रहता हूं ना, मैं डांटता रहता हूं, इसलिए बच्चे खुश रहते हैं मेरी क्लास में। चलिए, अब बेटा सेकेंडरी सेक्टर देख लिया आपने, प्राइमरी सेक्टर देख लिया आपने। अब बात आएगी सर ये आपका जो होता है प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, ये मुझे बताओ। मैं आज प्रति व्यक्ति आय भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखो तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है। अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूं, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा। बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में सारी गवर्नमेंट जॉब को रखा गया है। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आता है जानते हैं आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आता बेटा इसमें। पहले मेरी बात ये सुनो, मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे साथियों, सेवा क्षेत्र सारी गवर्नमेंट जॉब, सारी गवर्नमेंट जॉब, यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, वो सब इसी में आ जाएगा, वो सब इसी में आ जाएगा बच्चों। क्लियर होगी? अब बात आती है, कई साथी मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर हम ये बताओ कि जैसे आप लोग एक सवाल पूछते हो, भाई भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है? ओके तारिकुर रहमान भैया, आप ये बताओ, सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो नेशनल इनकम है वो किस स्टेट की है, वो सॉरी प्रति व्यक्ति आय किस स्टेट की है, ये बताओ। तो भैया निकिता प्रज्ञान ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है सर, वो है आपकी किसकी, देखो अगर मैं बात करूं भैया वो है आपकी गोवा की, किसकी है? गोवा की। सर इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? देखिए अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, आराम से पढ़ना तब इस सवाल का जवाब देना। देखिए प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं, प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है, प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है, पहले आप ये देखिएगा। अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय के बाद में कुल जनसंख्या कितनी है, बस वहां से निकल कर आ जाएगी। भारत के किस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो वो है बेटा गोवा की। वो किसकी है? वो है आपकी गोवा की। किसकी है भैया? गोवा की। आपका तुरंत आंसर निकल कर आ गया। यानी कि पूरे भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो आपने यहां रख ली कितनी है, और गोवा की जितनी पॉपुलेशन है वो यहां रख ली, इससे डिवाइड कर दिया, ये निकल कर आगे भैया आपकी इतनी है। और सर सबसे कम कहां है? देखो यहां लाखों में बात की जा रही है, यहां हजारों में बात की जा रही है। यहाँ 4,30,081 है और यहाँ 40,982 है। सबसे ज्यादा है गोवा में और सबसे कम है बेटा बिहार में। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं दोस्तों, और वो सवाल ये होगा, यानी कि साक्षरता दर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर पूरे इंडिया की कितनी है, तो 74.04%। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा किस स्टेट की है, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा और सबसे कम किस स्टेट की है, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम बताओ। यहां पे मैं लिख रहा हूं ज्यादा और मैं यहां लिख रहा हूं कम, बताओ भैया। देखो अगर पूछ रहा है ये भैया ज्यादा की बताओ तो केरल हो जाएगा, और कम की बताओ तो बेटा आपका बिहार हो जाएगा। ये याद रखना, वैसे ये स्टैटिक का टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, हमारे भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, और लिटरेसी रेट इंडिया का कितना, तो 74 है। और अगर पूछो उसमें सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, तो केरल का है। सबसे कम किस स्टेट का है, तो बेटा वो बिहार का है ना। बहुत बढ़िया भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं दोबारा पढ़ाता हूं आपको। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
देखिए मैं पता है सर, दिल्ली पुलिस एमटीएस के फॉर्म अभी नहीं आ रहे। मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूँ। बहुत लोगों ने बोला है सर आप धीमे तो पढ़ाते हो, लेकिन हमें चीजें समझ आती हैं। उससे कोई फायदा नहीं है मैं आपको जबरदस्ती कहूँ ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो। मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट को 3 3 बार आपको पढ़ा के चलता हूँ। जैसे कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि सर हम लोगों ने पढ़ लिया प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की ज्यादा है, लेकिन उसके साथ में हमें एक नया क्वेश्चन भी मिल गया कि हमारे भारत में लिटरेसी रेट कहाँ है, किस राज्य की कितनी है और सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। चलो मैं एक सवाल यहीं पर आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ है और सबसे कम वन कहाँ है? मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया कि इंडिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, और इंडिया में सबसे कम कहाँ है। तो बेटा ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। देखिए मैं यहाँ पे 3 4 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला वन का मैंने पूछा कि वन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बेटा 2 सवाल आएंगे, सबसे ज्यादा एमपी में और सबसे कम आपके हरियाणा में। जिस राज्य में खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो हरियाणा राज्य है। मध्य प्रदेश जिसे भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है। कभी जाओ एमपी घूमने के लिए, बड़ा मन लगता है ना। और अगला, अगर मैं आपसे पूछूं भैया पॉपुलेशन, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉपुलेशन, भैया पॉपुलेशन में कौन सा बड़ा स्टेट है और छोटा कौन सा है? पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? देखिए यूपी आपका हो जाएगा सबसे बड़ा शहर और सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा बच्चों? सिक्किम। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा? चलो आज कुछ सवाल बीच में एक्स्ट्रा करा देता हूं आपको। देखो 2 4 6 8 और 2 10 और 2 12 सवाल हो जाएंगे आपके एक ही पेज पर। सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो बेटा ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। आप मुझे बता सकते हो, देखिए हम लोग तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ है बता सकते हो क्या? हम लोग तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ था? हम लोग तो आजाद हो गए, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ था बच्चों? ध्यान रखना साथियों, हम लोग तो 1947 में आजाद हो गए थे, यानी कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो ये भी हमारे इंडिया का ही छोटा सा एक राज्य बना बाद में। पहले तो ये यूनियन टेरिटरी बनेगा। 1961 में ये आजाद हुआ है। देख लो आप, आजादी के हम कितने साल बाद तक भी गुलाम रहे हैं। और 1987 में इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया, आप बता सकते हो? इसे 1987 में भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? तो सर आप कहोगे इसे 25वां राज्य बनाया गया। आप ये बताओ भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यहां पे लागू होता है? गोवा में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लागू होता है? इस सवाल का जवाब जो भी देगा मैं नाम लूंगा उसका। रोहित कुमार का आंसर ठीक है, मुस्कान लोधी का ठीक है, बाकी 2 ही बच्चों का नाम मुझे लेना है। सिर्फ यहां पर आर्टिकल नंबर 44 लागू होता है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 44 लागू होता है, याद रखिएगा। यहां पर कौन सा आर्टिकल लागू होता है? आर्टिकल नंबर 44 लागू होता है और 25वां राज्य बना, 25वां ये राज्य बना था। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब चलो अगले पेज पर। अगले पेज पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले ये देखिएगा, अगर मैं आपको लेके चलूं, दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में भारत की सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और उन्होंने भारत में जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो मात्र 20 रुपए बताई थी। बच्चों ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने भारत में जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, तो इसने कितनी आय बताई थी? सिर्फ 20 रुपए पर इंडियन, कितनी? 20 रुपए। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्हें मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? हम आपको पढ़ाए थे उस दिन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को ही कहा जाता है, यानी कि भारत का व्योमवृद्ध पुरुष। भारत का व्योमवृद्ध पुरुष इन्हें ही कहा जाता है। जबकि इनके लगभग लगभग मेरे प्यारे साथियों 32-33 साल बाद हमारे भारत में गवर्नर जनरल बनकर आएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का गवर्नर रहेगा। कब से कब तक बच्चों? 1899 से लेकर 1905 तक। और इसने क्या कहा था? इसने भारत में जो नेशनल इनकम बताई थी वो कितनी बताई बेटा? वो बताई थी 30 रुपए।
यानी कि दादा भाई नरोजी बता रहे हैं 20 रुपए और ये कितने बता रहा है 20 रुपए। इसी के समय में एक और काम हुआ था बच्चों, और काम ये हुआ कि इसी के समय में 1905 में बंगाल का डिवाइडेशन हुआ। इसी के समय में सन 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी के समय पर क्या हुआ था बच्चों, बंगाल का विभाजन हुआ था। और कब, 1905 में। इसी के समय में कई बार सवाल पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, सर 1905 में हुआ है ना। और ये कब से कब तक रहा है, 1899 से 1905 तक। अगला पॉइंट देखिए, एक और कमेटी बनेगी बाद में जिसका नाम होगा वी राव, जिसका नाम होगा वी राव कमेटी, वी कमेटी। इन्होंने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली, और इन्होंने भारत में जो प्रति व्यक्ति आय बताई वो कितने रुपए बताई बेटा, 62 रुपए बताई। ये तीनों सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये तीनों सवाल आपके पेपर में आ चुके हैं भैया। ये तीनों सवाल तुम्हारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, आप जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 62 रुपए, इतनी बताई गई थी। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहां से सवाल पूछा गया है लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा, तो 1899 से 1905 तक रहा। इसके समय की सबसे बड़ी घटना सिर्फ ये थी कि इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। क्या हुआ था भैया, बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। सर ये जीडीपी क्या होती है, अगर मैं जीडीपी की बात करूं, इसे बोलते हैं बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जो बच्चा बोल रहा था कि नहीं पढ़ाए हो, तो इसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। ये होती है बेटा एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर। अब जैसे मान लो ये अपना पूरा एक देश है, इस देश की सीमाओं के अंदर, मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, इस देश की सीमाओं के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर एक सेकंड रुको जरा, मैं यहां पर अपना एक ही राज्य बनाऊंगा, देश बनाने वाला हूं, एक मिनट रुको। मैंने मान लिया, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ इंडिया का एरिया कितना है, आप तब समझोगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई इंडिया का एरिया कितना है, तो इंडिया का एरिया है सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो इंडिया का एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है। हम पाकिस्तान से कितना ज्यादा हैं, अगर मैं बात करूं ये एरिया है इंडिया का, अगर मैं पाकिस्तान के एरिया की बात करूं तो पाकिस्तान का एरिया कितना है आप जानते हैं भाई, इंडिया का तो आप जानते हो, कोई पाकिस्तान का भी जानता है बच्चों। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का लगभग 8 लाख, लगभग 8 लाख। तो बच्चों ये कितना गुना हो गया, जरा मुझे बताना कितना गुना हो गया। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितने गुना हो गया सर, 4 गुना। 400 गुना नहीं बेटा, 4 गुना है बस। 400 गुना होता तो 3 करोड़ से ज्यादा होता, है ना। चलो सर हम 4 गुने। हमारे देश की सीमाओं में एक वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता, फाइनेंशियल ईयर पहले बताओ जरा, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा कर आया हूं कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, बताओ यार कब से शुरू होता है। कब, एक साथ लिखो, कब शुरू कब खत्म। तो आपको मैंने बताया सर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कब तक, 31 मार्च तक। ध्यान से सुनना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कहना चाहता है कि एक वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं के अंदर, बाहर नहीं सिर्फ अंदर अंदर, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। लाइन समझ में आई या नहीं आई, आपको ये पूरा जीडीपी वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जीडीपी किसे कहते हैं, मैं फिर से आपको वही बात दोहराना चाहूंगा कि एक वर्ष के अंदर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, उनके द्वारा क्या उत्पादन किया गया, क्या प्रदान किया गया, सेवाओं के जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है,
जीडीपी कहा जाता है। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा आपको, मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया सर? फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगले पॉइंट पर आइएगा। सर आपने सकल घरेलू उत्पाद तो पढ़ा दिया, लेकिन अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद तो आपने बता दिया है, लेकिन अब ये बताओ सर ये क्या होता है? ये एनडीपी क्या होता है, जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो, शुद्ध घरेलू उत्पाद। सर ये शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? सर अब ये फॉर्मूले वाली क्लास लेके आए हो या हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो? देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप एनडीपी निकालना चाहते हो तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाना होगा। सर अगर आप जीएनपी निकालना चाहते हैं तो जीएनपी निकलती कैसे, पहले आप ये देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा, पहले आओ आप जीएनपी की तरफ, इसे बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष के अंदर किए गए कुल उत्पादित मूल्य के अंतिम मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मतलब क्या है बच्चों? मतलब क्या है, इसे मतलब को समझिएगा। अगर आपको निकालनी क्या है जीएनपी, तो ये वही फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले बता के आया हूं। मैंने बताया कि आपने कितना रुपया कमाया, ये जीडीपी वाला बताओ। देखिए जीडीपी आपने कितना कमाया, तो जीडीपी आपकी अगर मैं बात करता हूं तो जीडीपी आपने भी कमाया, भारतीयों ने भी कमाया और विदेशियों ने भी कमाया। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये ध्यान से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जो हम लोग इंडिया में जीडीपी, पहले हमने जीडीपी लिख लिया, प्लस भारतीयों द्वारा, एक्स का मतलब आप नहीं समझ पाओगे, मैं बता रहा हूं, भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन, विदेश में कमाया गया धन माइनस विदेशी द्वारा भारत में कमाया गया धन। आप बोलो मजा आया कि पढ़ने में कि नहीं आया? अब बताओ बच्चों, अगर आप जीएनपी निकालना चाहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले तो जीडीपी को रखो, और जीडीपी है क्या, तुम भी कमा रहे हो और विदेशी भी कमा रहे हैं। तो भैया जो विदेशी, देखो अब ये हम लोग जीडीपी मान लो 1000 रुपए कमाए हैं, भारत वाला लड़का कमा के लाया 500 रुपए, तो हमारे हो गए 1500 रुपए, लेकिन एक विदेशी यहां से लेगा 400 रुपए, तो हमारे पास में जो नेट बचे ना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो बचे 1100 रुपए। कितनी बची? 1100, 1000 और 500 1500 और माइनस 400 1100 रुपए। क्लियर होगी बातें? तो ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा, ये वाला जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ये प्लस एक्स और माइनस एम क्या होते हैं, ये मैंने आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझाया। मेरा ये वाला टॉपिक आपको आज कैसा लगा, जरा पहले ये बताओ। मेरा ये वाला जो टॉपिक था आपको जीडीपी जीएनपी एनएनपी का, ये कैसा लगा आपको? मैंने इसे समझाने की भी कोशिश की है इस तरीके से, यहाँ पे 150 रुपए, ये वो फलाना ठिकाना, मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, जो मैंने आपको लिख दिया अपना तरीके, वो मस्त है। मजा आया पढ़ने में, नहीं आया? अब कल मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेस्ट 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कल की जो क्लास होगी आपकी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी, कल की जो क्लास होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। या फिर अगर आपका कोई टॉपिक आपको ये लग रहा हो कि आज की पहले क्लास बताओ आज की कैसी लगी, मैं आपकी क्लास कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं ना भाई, क्लास कैसी लगी आपको? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, और टाइम का पता ही नहीं चलता है। ओके, तो कल और परसों और तरसों 3 दिन जब भी आपकी क्लास होगी, अब वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी। मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आपका कोई टॉपिक बचा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, है ना? कोई टॉपिक अगर आपका बचा हो, तुम्हें लग रहा है कि हमारा कोई टॉपिक रह गया, गुरुजी ने पहले लिखवाया था अब वो नहीं हुआ, तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं फिर से करा दूंगा। सिलेबस मेरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है हरीश, और हरीश जी आज आप फिर आए हो, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई टॉपिक अगर रह गया है तो मुझे बता जरूर दीजिएगा कि पवन सर वो वाला टॉपिक उस दिन बीच में रह गया था। बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट है, डन हो चुका है मेरी तरफ से, इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड मेरी तरफ से।
लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरा कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझसे बीच में पूछ लेना, या फिर अभी जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो वो एमसीक्यूज में निकल कर आ जाएगा। ठीक है भैया। अविनाश जी, ओके ओके। हरीश भैया, हरीश कोई कमेंट क्वेश्चन है आपका? आप मुझे ही पूछो। चलो भाई, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कोई क्वेश्चन है आपका? भाई मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं कल के बाद क्लास नहीं लूंगा, मैंने ये बोला है कि कोई पॉइंट अगर आपका रह रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। आपको एक दिन में, 2 दिन में अगर कभी ऐसा लगे कि कोई टॉपिक रह गया तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। लेकिन बच्चों, आने वाले 3 दिन या 2 दिन तक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलो चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब सुनो, कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। कल पहले पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लास्ट में एक टॉपिक बचा, मुझे याद है, जीएसटी। आप लोगों को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है कि एक टॉपिक बचा हुआ है जीएसटी। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे पहले सर जीडीपी का क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में? और हाँ, एक आपको मैं बता दूं, सर केसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1998-99 में हुई थी भैया संदीप। और पूछो, केसीसी की जो स्थापना हुई थी, देखिए अगर आप पूछ रहे हैं, ये 2 सवाल हैं जो आपको परेशान करते हैं केसीसी को लेकर। एक तो देखिए, दोनों की फुल फॉर्म एक ही है, केसीसी और किसान कॉल सेंटर। ध्यान से सुनो, ये एक ही है बेटा। अगर देखा जाए तो केसीसी किसान क्रेडिट कोड, जो कि 98-99 में बना है। कब? 1998-99, है ना? ये भी आप याद रखिएगा। और पूछे किसान कॉल सेंटर, ये आपने बताना है। और पूछे किसान दिवस, अगर आपसे पूछे किसान दिवस तो बेटा वो आपको 23 दिसंबर याद रखना है। ठीक है बच्चों? सर आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा। कभी हमारी पॉलिटी की क्लास में आओ तो आपको पता लग जाएगा हम क्या अच्छा पढ़ाते हैं। कभी आप हमारी हिस्ट्री की क्लास में आओ, पता लग जाएगा आपको। कभी आप हमारी ज्योग्राफी की क्लास में आओ। किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी 2004 में। अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हो बीच में तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ के ले सकते हो। आपका भी माइंड चलेगा, थोड़ा सा मेरा भी चलेगा, है ना? चलो, तो इसके बाद में मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं। जीएसटी की जब बात आती है, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ, और हुआ कब? 1954 में। लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात की जाती है तो हमारे इंडिया में सबसे पहले लागू हुआ था ये असम में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो बेटा इंडिया में सबसे पहले कब लागू हुआ है? इंडिया में लागू हुआ 2017 में। और हुआ कहां पर है? असम में लागू हुआ है। यानी कि अब आप देख लो कि फ्रांस हमसे कितना आगे है। फ्रांस हमसे कितना आगे है। और ये भी मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात पर कि जो आपका जीएसटी है, इसके लिए भारत के संविधान में 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2016 में। और ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि जीएसटी से संबंधित कौन सा आपका अमेंडमेंट है? 101। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और सर आप इंडियन, कोई डाउट किसी का अगर हो तो आप मुझसे कल पूछ लेना। मैं फिर बता रहा हूं, कल मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूं। क्लास का टाइम टेबल वही रहता है बेटा, सुबह जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ 6 बजे आप लोग जरूर आया करिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, कंप्यूटर क्लास भी होंगी इस बैच में। ठीक है भैया, बाय बाय, जय हिंद।